जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती 2.0 जो फेज 2 की वैकेंसी आई है उसके लिए जीके, जीएस और एसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपकी फुल रिवीजन क्लास है और आपके पास इतना ही समय बचा है जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देखिएगा। और ये जो क्लास है आपकी 5000 बुकलेट सीरीज जो एजुटेरिया की तरफ से निकाली गई है उसी के इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो प्रश्न है बीपीएससी और बीपीएससी की जो जितने भी द्वारा बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन इसमें शामिल है और जितने भी ये क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी बेस पर है, ये भी आपको याद रखना है। और बीपीएससी जो टीआरई का एग्जाम होने वाला कक्षा 6 से 8 में, इसमें आपको लगभग जो जिन भी विद्यार्थियों का एसएसटी है उनमें तो 80 क्वेश्चन आना ही है। और जो कॉमन है, कॉमन पहले 30 नंबर जो है भाषा का होगा इसमें, इसके बाद जो 40 नंबर होगा उसमें 10 नंबर मैथ और बाकी के 30 नंबर और एसएसटी के आने वाले हैं। इसलिए उम्मीद है ये आपके जो क्वेश्चन है इसमें आपको लगभग 110 क्वेश्चन यहाँ पे आपके जो है एसएसटी से पूछे जाने वाले हैं, जिन भी विद्यार्थियों का एसएसटी है। और अदर जिनका जो एसएसटी नहीं है उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन एसएसटी के पूछेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपके सही हों, इन्हीं सब के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपके लिए अभी तक 39 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, 38 करवा चुके हैं और ये आपके 39 नंबर के प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? अवध का अंतिम नवाब की बात करेंगे वो थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है अवध के अंतिम नवाब थे और इनकी जो पत्नी का नाम था वो था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, हजरत महल ये है बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ से 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है ये आपका लाहौर अधिवेशन, जो लाहौर अधिवेशन है 1930 का लाहौर अधिवेशन, उसमें जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? जो बंगाल की घोषणा हो गई थी बंगाल विभाजन की, उसके बाद किसके नेतृत्व में ये बताना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत खान, आगा खान या सलीमुल्लाह खान। ये आपके आगा खान, जो आगा खान के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में ही जो है एक शिष्टमंडल, जो वायसराय मुसलमानों का एक जो शिष्टमंडल था वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले थे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ड प्लान, कितना इंपॉर्टेंट, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है ये सभी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल बीपीएससी पूछ रहा है। आप बीपीएससी टीआरई के पेपर में आप देख सकते हैं, जो भी बीपीएससी टीआरई 1 वाला एग्जाम है उसको आपको देखना चाहिए एक बार। डिकी वर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या इनमें से कोई नहीं। तो डिकी वर्ड प्लान के नाम से जो जाना जाता है उसको हम कहेंगे माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को डिकी वर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। 5th नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे? जो भारत में समाचार बंबई दर्पण था उसके संस्थापक कौन थे? वो थे आपके बाल शास्त्री जाम्बेकर। जो बाल शास्त्री जाम्बेकर हैं इन्होंने ही बंबई दर्पण लिखा था। बंबई दर्पण नामक पत्र जो समाचार पत्र है इन्होंने ही प्रकाशित किया था। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किन उपनिषद में स्थित है? यह किन उपनिषद में मिलता है ये देख। प्रथम 3 आश्रम की बात करेंगे, ये आपका छांदोग्य उपनिषद, जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें प्रथम 3 जो उपनिषद है उसका उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? सबसे बड़ा जो बात की गया है
तो सबसे बड़ा में है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था, ये बताना है। तो ये बताना है आपको कि किस विद्वान ने ये कहा था कि आर्यों का मूल स्थान तिब्बत था, ये बताना है। तो वो कहने वाले थे आपके दयानंद सरस्वती। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने बताया था कि आर्यों का मूल स्थान जो है ये कहाँ है, मूल स्थान की बात की थी, ये है आपका, इन्होंने बताया था तिब्बत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। मतलब किस विद्वान ने ये बोला था, ये किस धर्म का मत था, किस धर्म के द्वारा ये कहा गया था कि मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु अर्थात मरने की आवश्यकता नहीं है। ये कहने वाला धर्म था बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म था आपका, बौद्ध धर्म था, इसके द्वारा जो है ये कहा गया था कि मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु का होना आवश्यक नहीं है, ये इन्होंने बताया था। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ये थे आपके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा था, स्वयं को सम्राट के शिलालेख में कहा था। तो ये कहा था इनने भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा था, सम्राट कहा था। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर। जो दशावतार मंदिर है इसका निर्माण किस काल में हुआ था। तो दशावतार मंदिर का जो निर्माण है ये गुप्त शासक, जो गुप्तों के काल में हुआ था दशावतार मंदिर का निर्माण। और कुषाण काल की बात करेंगे तो कुषाण काल में जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है यहाँ पर चलाए गए थे। और सर्वाधिक की बात करेंगे तो सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन चलाया था, तो वो थे आपके सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे। और शुद्ध सोने के सिक्के की बात करेंगे तो कुषाण काल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी। अमोघ वर्ष के द्वारा जो कविराज मार्ग है, कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई, ये थी आपकी कन्नड़ भाषा में। जो अमोघ वर्ष थे, अमोघ वर्ष ने इसकी जो रचना की है कन्नड़ भाषा में। दिल्ली सल्तनत, ये किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया। शुद्ध अरबी सिक्के की बात की गई है, ये आपके चलाने वाले और कोई नहीं था, दिल्ली सुल्तान का वास्तविक संस्थापक जिसको माना जाता है इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। और इन्हीं ने जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। रजिया बेगम ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये भी आपको याद रखना है। 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल रहा, 3 वर्ष 11 माह आप बोल सकते हो। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का। बलबन की बात करेंगे तो बलबन ने आपको रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की जो नीति है वो बलबन के द्वारा शुरू की गई थी, आपको ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देने वाले अल्फ्रेड वेगनर थे। अल्फ्रेड वेगनर ने ही महाद्वीपीय अर्थात जो परतें हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, विस्थापित हो रही हैं। तो महासागरीय और महाद्वीपीय जो क्रस्ट हैं आपस में दूर हो रहे हैं, जिससे कि टकराव की वजह से इनमें जो विस्थापन हो रहा है। और इसी को डिफाइन किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। 15 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो म्यांमार के साथ जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं उनमें से हो जाएगा 4 भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है आपको जोहार घाटी।
जोहार घाटी की बात करेंगे, किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो जोहार घाटी है आपकी, ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में आपकी जोहार घाटी स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? कम की बात की गई है तो वो है आपके प्रायद्वीपीय नदियां। जो प्रायद्वीपीय नदियां की बात करेंगे, ऐसी नदियां जो तीन ओर से घिरी होती हैं, उन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। तो ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, उनमें जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग जो है ईंट निर्माण में होता है, वो है आपका लैटेराइट मिट्टी। जो लैटेराइट मृदा होती है उसमें सर्वाधिक जो है ईंट निर्माण किया जाता है, और ये ऐसे इलाके जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां ऐसी मृदा पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? खरीफ की फसल में बाजरा, ज्वार, अरहर, सरसों। तो यहाँ पे जो है आपका सरसों जो है रबी की फसल में आता है। कैसे, किस फसल में? रबी सरसों, चना सरसों, गेहूं, मटर, ये सभी जो है रबी की फसल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोल इंडिया लिमिटेड, CI कोल इंडिया लिमिटेड, तो ये इसकी स्थापना किस वर्ष की गई ये बताना है। तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है, इसकी स्थापना जो है आपकी की गई थी 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आप 21, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित पुंछी आयोग, जो पुंछी आयोग था, इसको बताना है का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों पर जो गठित पुंछी आयोग है, इसका गठन 2007 ईस्वी में हुआ था। 2007 में इसका गठन किया गया था, पुंछी आयोग। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये बताना है। जो भारतीय संविधान है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में यह वर्णित है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोनों जो सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है, वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? अगर बुलाने की बात की जाएगी तो वो बुलाते हैं कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं, और बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके ओम बिरला जी जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? कितने समय के बाद? तो ये आपको याद रखना है, ये आपको होता है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के बाद जो है ये फिर से संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए 6 सप्ताह बाद। सॉरी 6 सप्ताह नहीं होगा, यहाँ पे 6 माह होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह के भीतर जो है फिर से इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार जो है आपका ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार जो है यहाँ से लिया गया है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1872, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1919। ये किया गया था आपका भारत परिषद अधिनियम 1919। जो भारत परिषद अधिनियम 1919 है, इसी के अंतर्गत जो प्रांतीय जो विषय हैं उनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27,
इस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, एकदम सही है। और ये किस स्तंभ लेख में स्थित है? तो ये आपको स्थित है इलाहाबाद स्तंभ लेख। जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है उसमें आप जो है समुद्रगुप्त की विजय अभियान का उल्लेख किया गया है, याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है तो भारत को किस रूप में घोषित किया? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता है, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र जो है इसके रूप में जो है प्रस्तावना में वर्णित है भारत। 29 नंबर देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, ये बताना है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसमें जो है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार ये भी है, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार ये भी है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार कुछ दशाओं में ऐसा नहीं है। ये इसका राइट आंसर मूलभूत अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। ये कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता पाने का ये डीपीएसपी में आएगा, आपको डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में पूछे, किस संबंधित उपबंधों का जो वर्णन है ये संविधान के भाग 5, तो भाग 5 है केंद्र जो है संघ, जो भाग 5 है आपका संघ, उसमें आपको ये उसके अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम राजभाषा आयोग। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1961 ईस्वी। तो जो प्रथम राजभाषा आयोग था ये 1955 ईस्वी में गठन किया गया था, 1955 ईस्वी में। समाचार पत्र निम्नलिखित में से इस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समाचार पत्र, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो समाचार पत्र होते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, एकदम सही आंसर है। और दोस्तों आपको हमारे द्वारा जो करवाई जा रही क्लास कैसी लग रही है ये आपको बताइएगा। और आपके एग्जाम जो है बहुत निकट आ चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। 9 दिसंबर को आपका जो है 9 दिसंबर को आपका जो है 6 to 8 का एग्जाम है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये अब ये समझ लीजिए कि आपके पास अब 10 से मात्र 12 दिन बचे हैं, 10 से 15 दिन मान लीजिए, 10 से 15 दिन बचे हैं, जिसका 15वें दिन आपका एग्जाम हो ही जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई है, ये बताना है। रंगभूमि, गोदान, यशोधरा, निर्मला। यहाँ पे जो प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई वो पुस्तक है आपकी यशोधरा। यशोधरा जो है प्रेमचंद्र जी के द्वारा नहीं लिखी गई थी। बाकी निर्मला प्रेमचंद जी का उपन्यास है, रंगभूमि, गोदान ये सभी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अमजद अली खां का जो संबंध है वो है सरोद से, याद रखना है आपको। अमजद अली खान ने जो है उनका संबंध जो है सरोद से है। बांसुरी की बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह खां से है, बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादक थे, बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादक। नेक्स्ट है आपका ग्रे बुक। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो ग्रे बुक की बात करेंगे ये आपका जापान और बेल्जियम, जापान जो है, जापान और बेल्जियम का जो सरकारी रिपोर्ट है ये जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रे बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का जो मुख्यालय है वो है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में जो है इसका मुख्यालय है, याद रखना है। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? नई जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति है इसको किस वर्ष लागू किया गया था?
ये लागू हुई थी 2003 ईस्वी में। 2003 में जो इसका लागू किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? जो 6 प्रमुख राष्ट्रीय बैंक थे, इनका राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो योजना आयोग का जो गठन है ये आपका केसी नियोगी की जो समिति है उन्हीं के आधार पर किया गया था। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर जो है योजना आयोग का गठन किया गया था, आपको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है? सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उपयुक्त सभी। इसमें आपके जो है उपयुक्त सभी, जो सेवा कर है ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, बिक्री कर, सीमा शुल्क, जीएसटी ये भी आपका अप्रत्यक्ष कर की सूची में आता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है आपका, ये ग्रेशम जो थे इन्होंने कहा था, यदि किसी अर्थव्यवस्था में 2 मुद्राएं हैं अच्छी और बुरी, तो एक साथ जो प्रचलन में है तो जो बुरी मुद्रा होती है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। जैसे कि इसका एग्जैक्ट उदाहरण है फेक करेंसी। जो फेक करेंसी होती है, तो फेक करेंसी मार्केट में ज्यादा फैल जाएगी। जो ओरिजिनल करेंसी होती है ना, वो क्या हो जाती है, प्रचलन से बाहर हो जाती है और पूरा सर्कुलेट करती रहती है। कौन सी? फेक करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा नहीं है? ये आपका मीथेन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। CO2 ये भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और फ्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ जातियों रेयर स्पीसीज के उदाहरण है? जो दुर्लभ जातियों के उदाहरण कौन कौन से हैं ये बताना है। हिमचीता, कस्तूरी मृग, लंगूर या बाघ। तो इनमें जो है हिमचीता है वो दुर्लभ जातियों के उदाहरण होता है, हिमचीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, पूर्णी संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो पूर्णी संवेग की बात करेंगे, इसकी जो बीमा होती है वो है ML2T-1 और कोणीय संवेग को किससे डिनोट करते हैं? तो कोणीय संवेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना है, इसे ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। इसका जो बीमीय सूत्र है वो ML2T-1, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ये बताना है। सदिश राशि नहीं है मतलब हमें बताना है अदिश राशि। तो विद्युत धारिता, बल, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जो इसमें सदिश राशि नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र तो है बलाघूर्ण भी आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें जो है बल एक सदिश राशि है, पढ़ा ही होगा, किसी निश्चित दिशा में बल लगाया जाता है। और विद्युत धारिता आपका जो है अदिश राशि होती है। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? अगर हम जो पृथ्वी की गतियां हैं उसको क्या करें, बढ़ा दें, तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या मान, गुरुत्वीय त्वरण जो है विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, घट जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण है, अगर उसकी गति बढ़ जाएगी तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो नहीं बदलता है वो है आपकी आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य और वेग ये बदल जाता है और आवृत्ति जो है बदलती नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो हीरा जो है सबसे कठोर धातु है, ये भी आपको पता ही है, और हीरा में जो है sp3 प्रसंस्करण पाया जाता है। डायमंड,
और ये किसका अपर रूप होता है? तो ये जो है कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन का अपर रूप होता है, ये भी आपको याद रखना है। हीरा कार्बन का अपर रूप होता है और ये sp3 प्रसंस्करण इसमें पाया जाता है। चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? चिली सॉल्ट पीटर आज क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र, रासायनिक रूप या रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। वो है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इसी को हम बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अमरबेल। अमरबेल निम्न में से किसका उदाहरण है? तो अमरबेल आपका ये एक प्रकार का परजीवी होता है। अमरबेल एक प्रकार का पौधा टाइप जो घास है, अर्थात इसे पौधा भी बोल सकते हैं, जो किसी भी वृक्ष के ऊपर जो है घास टाइप का होता है और किसी वृक्ष के ऊपर जब ये फैल जाता है तो उसको नष्ट कर देता है, उसको उसका भक्षण कर लेता है। परजीवी क्या होते हैं? भक्ष मतलब दूसरे जीव का भक्षण करते हैं, इसलिए हमें परजीवी बोलते हैं। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।